Ascending to his chamber, he seated himself near the window, but within the shadow thrown by the depth of the wall, so that he could look down into the garden with little risk of being discovered. उसने कोशिश की कि वो कहीं ऐसी जगह छुप कर बैठे जहां से वो बीट्रस को उस गार्डन में वॉक करते हुए उन फ्लावर्स को देखभाल करते हुए देख सके. I know little of Sinora Beatrice, save that Rappaccini is said to have instructed her deeply in his science. और मैंने ये भी सुना है कि रैपिक्सिनी ने उसको साइंस के मामले में हर किस्म का नॉलेज प्रोवाइड कर रखा है. And that young and beautiful as famed reports are, जैसे कि बताया जाता है कि जिस किस्म की वो खूबसूरत और नौजवान लड़की है, she is already qualified to fill a professor's chair. वो अपने बाप के बाद उस प्रोफेसर की चेयर पे बैठने के लिए fully qualified है. Perchance her father destines her for mine. Other absurd rumors there be, not worth talking about or listening to. So now, Sainer Givani, drink off your glass of lacrima. और फिर उसने कहा कि जहां तक मैंने सुन रखा है तो उसके बारे में बहुत सारी रूमर्स भी हैं, बहुत सारी अफवाहें भी हैं जहां तक सुनने में आया है. लेकिन इस वक्त क्योंकि उसका वहां से जाने का टाइम हो गया तो उसने उसे कहा कि तुम अपना लेक्रेमा का ग्लास लो. लेक्रेमा इज आल्सो एन एक्सपेंसिव स्पेनिश वाइन एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन इटली, सदर्न इटली. ये बार बार पीछे जाना पड़ता है जो लोग आ रहे हैं. Visconti returned to his lodgings somewhat heated with the wine he had quaffed, and which caused his brain to swim with strange fantasies in reference to Dr. Rappaccini and beautiful Beatrice. एक तो उस वाइन का असर था जो उसने गिवानी ने पी हुई थी. दूसरा बीट्रस के ख्यालात थे जो बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे और उसके दिमाग को मजीद हीट अप कर रहे थे क्योंकि उसने बार बार जब उसने डॉक्टर रैपिक्सिनी का और बीट्रस का जिक्र इस तरह सुना कि ये दोनों बहुत बाप बेटी बहुत डेंजरस हैं तो ये चीज विस्कॉन्टी को बहुत परेशान कर गई थी. ओहो, मैं तो बहुत ये मैंने क्या किया, एक पैसेज के बाद आगे चली गई तो फिर पीछे वाला पढ़ दिया मैंने. और आपने इसमें से किसी ने बताया भी नहीं मुझे. मुझे लगता है सारे सो ही रहे हैं. मैम अभी जो आपने शुरू किया ना इससे नीचे वाले से शुरू करना है. ओके, इससे पता चलता है आप लोग कितने एक्टिव होके सुनते हैं. मुझे बार बार मोबाइल की स्क्रीन से ना पीछे जाना पड़ता है ये एडमिट करने के लिए स्टूडेंट्स को, इस वजह से भी वो हो रहा है. मैम मुझे लगा शायद आप दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर रही हैं इसलिए आपने पीछे से शुरू कर दिया. अच्छा ठीक है. Ascending to his chamber, he seated himself. Okay, बताओ क्या कहना चाह रहे हो. मैम वो पीडीएफ मेरे से मिसप्लेस हो गया तो वो खान को कहने लगा था काइंडली शेयर कर दो. अच्छा, खान है तो सेंड कर दो वरना मैं आपको सेंड कर देती हूँ. Ascending to his chamber, he seated himself near the window, but within the shadow thrown by the depth of the wall, so that he could look down into the garden with a little risk of being discovered. खुद को छुपाने के लिए उसने अपने आप को जो विंडो का शैडो था वह उसके साइड पे कर लिया ताकि वो बीट्रस की मूवमेंट्स को उस गार्डन में नोटिस कर सके. All beneath his eye was solitude. The strange plants were basking in the sunshine and now and then nodding gently to one another. सब प्लांट्स एक दूसरे की तरफ ट्विटर कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाह रहे हों. और as if in acknowledgement of sympathy and kindred, जैसे अपनी देखभाल करने वाले को थैंक यू कहना चाह रहे हो, उसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हो जिसने इतनी मोहब्बत से उन्हें उगाया हुआ था. In the midst, by the shattered fountain, grew the magnificent shrub with its purple gems clustering all over it. वही फाउंटेन जहां से टूटा हुआ फाउंटेन था उसी के साइड पे एक श्रब लगी हुई थी जिसके ऊपर पर्पल कलर के फूल लगे हुए थे, जो पर्पल फूल कम और जेम्स ज्यादा लग रहे थे.
They glowed in the air and gleamed back again out of the depths of the pool, which thus seemed to overflow with colored radiance from the rich reflection that was steeped in. उसामा टाइम पे आया करो. ये क्या हुआ? Soon, however, at first, as we have said, the garden was a solitude. Soon, however, as Givani had half hoped, half feared, would be the case, a figure appeared beneath the antique sculptured portal and came down between the rows of the plants, inhaling their various perfumes as if she were one of those beings of old classic fable that lived upon sweet odors. अचानक उसे फूलों के दरमियान में से जो क्यारियां बनी हुई थी उनमें से एक फिगर आता हुआ दिखाई दिया, जैसे वो फिगर कोई पुरानी कहानियों में मौजूद हो, और पुरानी कहानियां जिस तरह से डिफाइन की जाती थी, जिस तरह के फिगर को बनाया जाता था, और उस जैसा फिगर उसे नजर आया, और जो इतना खूबसूरत था कि वो हाथ लगाने से भी मैला हो सकता था. On again beholding, दोबारा देखने पर, Beatrice the young man was even startled to perceive how much her beauty exceeded his recollection of it, so brilliant, so vivid in its character that she glowed amid the sunlight, and, as Giovanni whispered to himself, positively illuminated the more shadowy intervals of the garden path. दोबारा देखने पर गिवानी की हैरत दंग रह गई ये देखकर कि वो इतनी खूबसूरत थी कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे पे पड़ती हुई उसे मजीद ग्लो दे रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे जब सूरज के दरमियान में कहीं शैडो आ जाता है तो वो उस गार्डन के पाथ से गुजरते हुए वो शैडो भी उसकी रिफ्लेक्शन में मजीद इजाफा कर रहा था. Her face being now more revealed than on the former occasion, अब उसने उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर देखा. He was struck by its expression of simplicity and sweetness, qualities that had not entered into his idea of her character, and which made him ask anew what manner of mortal she might be. दोबारा वो उसने अपने आप से जो कई सवाल पूछ रखे थे उसकी खूबसूरती से मुतालिक, अब उसे साफ पता चला कि जिस कदर उसने सोचा था वो उससे ज्यादा खूबसूरत थी. Nor did he fail again to observe, ये बात तो तय है कि वो उसको ऑब्जर्व करने में फेल नहीं हुआ था, और imagine or analogy between the beautiful girl and the gorgeous shrub that hung its gem-like flowers over a fountain. वो इतने खूबसूरत फूल और उस खूबसूरत लड़की के दरमियान कंपैरिजन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत थे. A resemblance which Beatrice seemed to have indulged a fantastic humor in heightening, both by the arrangement of her dress and the selection of its hues. एक और चीज जो बीट्रस की पर्सनैलिटी को ज्यादा खूबसूरत बना रही थी वो उसका ड्रेसिंग स्टाइल और फिर उसके ड्रेसिंग के कलर्स थे जो उसने पहन रखे थे एक अरेंजमेंट के साथ. Approaching the shrub, she threw open her arms as with a passionate ardor and drew its branches into an intimate embrace, so intimate that her features were hidden in its leafy bosom, and her glistening ringlets all intermingled with the flowers. वो उस पौधे के करीब गई जिसके ऊपर पर्पल फ्लावर लगे हुए थे, और इतनी जोर से एम्ब्रेस किया उस पौधे को कि उस पौधे के पीछे उसका अपना चेहरा भी छुप गया, और उसके जो उसने रिंगलेट्स पहने हुए थे वो भी उसके फूलों में छुप गए. Give me thy breath, my sister, exclaimed Beatrice. ये पौधे से बातें कर रही है वो. For I am faint with common air. मैं जब कॉमन एयर में सांस लेती हूँ तो मैं फेंट होने लगती हूँ, बेहोश होने लगती हूँ. मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू चाहिए. And give me this flower of thine, which I separate with gentlest fingers from the stem and place it close
beside my heart. With these words, the beautiful daughter of Rapixini plucked one of the richest blossoms of the shrub and was about to fasten it in her bosom. वो उसे पकड़कर अपने ड्रेस पे लगाने उसने उसको फूल को प्लक किया और अपने ड्रेस में लगा लिया. But now, unless Giovanni's draughts of wine had bewildered his senses, a singular incident occurred. अब आगे क्या हुआ? गिवानी को तो पहले ही वो शराब के नशे ने पागल किया हुआ था. वो मजीद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो उसे लगा कि शायद वो नशे में है, इसलिए उसे ऐसे लगा है. वो क्या था? A small orange colored reptile of the lizard or chameleon species chanced to be creeping along the path just at the feet of the Beatrice. अचानक एक ऑरेंज कलर की रेप्टाइल लिजर्ड रेंगती हुई बीट्रस के पैर के करीब आई. It appeared to Giovanni, but at the distance from which he gazed, he could scarcely have been anything so minute. It appeared to him, however, that a drop or two of the moisture from the broken stem of the flower descended upon the lizard's head. अचानक उसने जब गौर करके देखा, क्योंकि जिस कदर गौर से वो देख रहा था उस चीज को, उसने देखा कि उस फूल के जब उसने फूल तोड़ा, उसमें से 2 से 3 कतरे जो फूल के स्टेम में लगे हुए थे, तने में थे, उसमें से 1 या 2 कतरे इस लिजर्ड के सर के ऊपर गिरे. For an instant, the reptile contorted itself violently. Reptile उसी वक्त तड़पने लगी and then lay motionless और मर गई in the sunshine. Beatrice observed this remarkable phenomenon and crossed herself sadly, but without surprise, nor did she therefore hesitate to arrange the fatal flower in her bosom. Beatrice हैरान तो हुई, लेकिन कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन कुछ देर के लिए मायूस जरूर होगी. उसके बावजूद उसने उस फूल को अपने उस कपड़े से उतारने की कोशिश नहीं की. Then there it blushed and almost glimmered with the dazzling effect of precious stone, adding to her dress and aspect the one appropriate charm. वो फूल उसके ड्रेस में लगा हुआ उसी तरह चमकता रहा और उसी चार्म के साथ मजीद appropriate जो उसके कपड़ों पे लगा हुआ लग रहा था, which nothing else in the world could have supplied, जो ऐसे लग रहा था कि वो फूल दुनिया में और किसी जगह पे लगने के लिए आया ही नहीं, वो सिर्फ उसी के ड्रेस पे लगने के लिए है. But Giovanni, out of the shadow of his window, bent forward and shrank back and murmured and trembled. लेकिन गिवानी बहुत परेशान हुआ और उसके इस इंसिडेंट को देखने के बाद वो कांपने लगा. Am I awake? Have I my senses? Said he to himself. What is this being? Beautiful shall I call her, or inexpressibly terrible? कह रहा जो इंसिडेंट मैंने अभी देखा है, मैं इसको खूबसूरत कहूं या खौफनाक कहूं, क्योंकि जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है वो इंतहाई खूबसूरत और नाजुक सी लड़की है, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है वो तो कोई खूनख्वार जानवर या कोई ऐसा जो क्या कहना चाहिए हथियार है जो किसी भी चीज को इस तरह से मार सकता है. और बीट्रिस जैसी मासूम और नाजुक सी लड़की अभी तक इस चीज को सरप्राइज होकर नहीं देख रही. Beatrice now strayed carelessly through the garden, approaching closer beneath Giovanni's window, so that he was compelled to thrust his head quite out of its concealment in order to gratify the intense and painful curiosity which he excited. Beatrice carelessly अपने उस गार्डन में स्ट्रोल करती रही, फिरती रही, और जिस कंसीलमेंट के साथ जिस तरह से उसने छुपाने की कोशिश कर रही थी हर चीज को, और अपने आप को उस पेनफुल क्यूरियोसिटी जिसमें वो इस कदर वो एक्साइटेड फील कर रही थी और गिवानी को इस कदर परेशान किया हुआ था, ऐसे लग रहा था कि उसकी पेनफुल क्यूरियोसिटी वो ग्रेटिफाई करने की कोशिश कर रही हो. At this moment there came a beautiful insect over the garden wall. It had perhaps wandered through the city and found no flowers nor verdure among those antique haunts of men, until the heavy perfumes of Dr. Rapixini's shrubs had lured it from afar. गिवानी कभी भी उस फूल के करीब या उस गार्डन को देखने ना जाता
अगर उसको इतनी दूर से डॉक्टर रैपिक सिनी के गार्डन की वो श्रब्स ने अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट ना किया होता। हमजा, आप क्यों इतनी लेट आ रहे हो क्लास में? सॉरी मैम, वो आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं था चला। एक तो तुम लोग की जब दिल करता है आंख लग जाती है, जब दिल करता है आंख खुल जाती है। क्या क्या वजह है? सब खैरियत है हमजा? नहीं मैम, वो लस्सी पी ली थी गलती से तो। लस्सी गलती से पी थी तुमने? जबरदस्ती किसी ने मुंह में डाली थी? नहीं मैम, वो कभी कभी पीता हूँ मैं, रोज नहीं पीता इसलिए। इतना मसला तो डॉक्टर एपिक सिनी के गार्डन की फ्लावर के पॉइजनस होने का नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, विदाउट lightning on the flowers, this winged brightness seemed to be attracted by Beatrice and lingered in the air and fluttered about her head. उसके बाद क्या हुआ? एक और चीज जो कि रैपिक सिनी ने उसने गिवानी ने बीचर्स के आसपास देखी, वो क्या था कि एक उसके सर के ऊपर एक फ्लाई आई जो कि उड़ने लगी उसके सर के ऊपर। Now here it could not be but that Gisconti's eyes deceived him. अब की बार गिवानी को लगा कि अब की बार उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे सकती। Be that as it might, he fancied that while Beatrice was gazing at the insect with childish delight, it grew faint and fell at her feet. Again, just like that lizard, वो insect भी उसके कदमों में गिर के उसी तरह मर गया। Its bright wings shivered. It was dead, from no cause that he could discern, unless it were the atmosphere of her breath. Again Beatrice crossed herself and sighed heavily. Beatrice ने उसी तरह दोबारा आह भरी as she bent over the dead insects. What does it suggest? क्या पता चलता है स्टोरी के बारे में इससे? Any idea or assumption? ये मुझे फराज बताएगा। What does it suggest, Faraz? The girl, the delicate girl, just like Beatrice, how can she be so deadly that an insect is hovering over her head and that insect is died upon at her feet? What do you क्या मैम, say? मैं बताऊं? खान बताएगा। खान? मुदस्सिर खान बताओ। नहीं, मुदस्सिर खान नहीं, मोहम्मद खान। क्या चीज बतानी थी मैम? क्या लगता है तुम्हें कि जो सीन इस वक्त गिवानी ने अपनी विंडो पे बैठ के देखा है, उसने जी, बीट्रस को उस गार्डन में वॉकआउट करते हुए और उसको फ्लावर्स को इस तरह से किंडर्ड करते हुए, क्या लगता है कि स्टोरी किस तरफ जाना चाह रही है? ये तो स्टोरी के साथ साथ ही पता चलेगा, पहले कैसे बता सकते हैं? जी मैम, मैं बताऊं? बताओ बताओ। हाँ हाँ, हमजा जी बताओ। मैम, वो जिस तरह वो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि वो पॉइजनस फ्लावर्स वगैरह हैं, तो हम्म। इस तरह हम आगे भी देखेंगे कि वो जब गुआनी के हाथ को पकड़ती है तो उसके ना हैंड जो रेड हो जाते, तो वो बताएंगे कि तो फ्लावर्स को जिस तरह टच करना पॉइजनस है, इसी तरह बीटरस को भी टच करना उतना ही पॉइजनस है जितना पॉइजनस फ्लावर को टच करना होता है। अच्छा, गुड। देखिए, हमजा भी तो अभी आया था ना क्लास में। एटलीस्ट ही हैज सेड समथिंग, चाहे उसने अपनी एजम्पशन पे कहा, बट ही नोज। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं।
An impulsive movement of Giovanni drew her eyes to the window. There she beheld the beautiful head of the young man, rather a Grecian than an Italian head, with fair, regular features and a glistening of gold among his ringlets, gazing down upon her like a being There she beheld the beautiful head of the young man, rather a Grecian than an Italian head, with fair regular features and a glistening of gold among his ringlets, gazing down upon her like a being that hovered in mid-air. अचानक बीट्रस को लगा कि उस गार्डन में काम करते हुए कोई उसे देख रहा है और उसने जब अपना थोड़ा सा नजर उठाकर ऊपर देखा तो उसे एक ऐसा नौजवान नजर आया जो कभी ग्रेशियन मीन यूनानी, कभी उसे ग्रीक लग रहा था, कभी उसे इटालियन लग रहा था, जो कि उसे एक रेगुलर फीचर का इंसान, जो ऐसी उसकी ग्लिस्टनिंग गोल्ड जैसी नजर जो उसे वहां से छुप के देख रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज उसके सर पे मंडला रही हो. Scarcely knowing what he did, Giovanni threw down the bouquet which he had hitherto held in his head. ये सोचे बगैर कि आगे क्या होगा, गिवानी ने उसके हाथ में जो बुके था उसे विंडो से नीचे फेंक दिया. Senora, said he, there are pure and healthful flowers. Wear them for the sake of Giovanni Visconti. Thanks, Signer, replied Beatrice with her rich voice that came forth as it were like a gush of music and with a mirthful expression, half childish and half woman-like. अब उसे उसकी आवाज में ऐसे लगा जैसे कोई म्यूजिक है जो कि सुर से बाहर आने को तैयार है और उसकी आवाज हाफ वुमन और हाफ गर्लिश, हाफ चाइल्डिश लगी उसे. I accept your gift and would fain recompose it with this precious purple flower, but if I toss it into air, it will not reach you. So Signer Visconti must even content himself with my thanks. मैं भी तुम्हें इस फूल का जवाब फूल से जरूर देती, लेकिन अगर मैं ये पर्पल फूल ऊपर फेंकूंगी तो यहाँ से ये नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा, इसलिए मुझे आप मेरे थैंक्स के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा. She lifted the bouquet from the ground and then, as if inwardly ashamed at having stepped aside from her maidenly reserve to respond to a stranger's greeting, passed swiftly homeward through the garden. और शर्माते हुए बुके लेकर गार्डन में से चली गई. But few as the moments were, it seemed to Giovanni, when she was on the point of vanishing beneath the sculptured portal, that his beautiful bouquet was already beginning to wither in her grasp. इससे पहले कि जो बीट्रस थी वो वहां से जाती, गिवानी ने उसी वक्त नोटिस किया कि उसके बुके पकड़ाने की देर है. जो बुके बीट्रस ने उठाया है उसके सारे के सारे फूल मुरझाने लग गए हैं. It was an idle thought. गिवानी ने पहले सोचा ही कि ये बेकार बात है. There could be no possibility of distinguishing a faded flower from a fresh one. क्योंकि अगर फूल ने मुरझाना ही होता तो जो फूल उसके सामने थे वो भी मुरझा सकते थे, इसलिए ये बेवकूफाना बात है कि उसके हाथ में आते ही फूल मुरझाना शुरू हो गए. At so great a distance. For many days after this incident, the young man avoided the window that looked into Dr. Apixini's garden, as if something ugly and monstrous would have blasted his eyesight had he been betrayed into a glance. कुछ दिनों तक तो वो विंडो के पास दोबारा गया ही नहीं, जैसे कोई किसी चीज का उसे डर या खौफ हो कि अगर मैंने विंडो से बाहर देखा तो कुछ हो ना जाए और कोई मॉन्स्टर्स चीज ना देखे, क्योंकि उसके उस दिन जैसे 2 इंसिडेंट ने ही गिवानी को बहुत परेशान कर दिया था. He felt conscious of having put himself to a certain extent within the influence of an unintelligible power by the communication which he had opened with Beatrice. लेकिन वो इस चीज के बारे में भी कॉन्शियस था कि एक ऐसी
अनइंटेलिजिबल पावर थी, ना समझ में आने वाली पावर, जो बार बार गिवानी को मजबूर कर रही थी कि वो बीट्रस से कम्युनिकेट करे. The wisest course would have been, if his heart were in any real danger, or quit his lodging and Padua itself at once, the next wiser to have accustomed himself as far as possible to the familiar and daylight view of Beatrice. एक तरफ उसका दिमाग उसे कहता था कि वो जाए और बीट्रस से बात करे, दूसरी दफा उसका दिमाग कहता था कि वो पैडवा ही छोड़कर चला जाए और जहां तक हो सके फेमिलियर डे लाइट में उसको देखकर बीट्रस को, thus bringing her rigidly and systematically within the limits of ordinary experience, और इसको सिस्टमैटिकली और ऑर्डिनरी इंसिडेंट लेकर वहां से चला जाए. लीस्ट ऑफ ऑल, सबसे आखिरी बात जो उसका दिमाग उसे समझाता था, while avoiding her sight, should Giovanni have remained so near this extraordinary being that the proximity and possibility even of intercourse should give a kind of substance and reality to the wild vagaries which his imagination ran not continually in producing. सबसे आखिर वाली जो बात थी वो ये थी कि बजाय इसके कि वो अपने दिमाग को इस किस्म की फजूल बातों में उलझा के रखे, उससे जाकर बात करनी चाहिए ताकि वो इन बातों को वो उससे सारी बातें करने के बाद उसको ये बता सके कि उसने जो कुछ भी देखा, ताकि उसके ख्यालात उसे मजीद कहीं उलझा के ना रखें. Gisconti had not a deep heart, or at all events, its depths were not sounded now, but he had a quick fancy and an ardent southern temperament which rose every instant to a higher fever pitch. और गिस्कॉन्टी का जो टेम्परामेंट था वो वैसे भी इस तरह का नहीं था कि वो किसी बात को बहुत डीपली सोचे और इस किस्म की फैंसीज को अपने दिमाग तक आने दे, क्योंकि उसके दिमाग में इस किस्म की जो डीप या इस किस्म की कॉम्प्लेक्स थिंकिंग थी वो इन्हें अपने दिमाग तक आने नहीं देता था. Whether or no Beatrice possessed those terrible attributes, that fatal breath and the affinity with those so beautiful and deadly flowers, which were indicated by what Giovanni had witnessed, she had at last instilled a fierce and subtle poison into his system. अब बीट्रस पोजेस थी या नहीं थी, वो डेडली थी या नहीं थी, उसकी ब्रेथ भी मोहलिक थी या नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि जो कुछ भी गिवानी ने देखा था वो उसके अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का जहर भर दिया था उस इंसिडेंट ने. It was not love, although her rich beauty was a madness to him, nor horror, even while he fancied her spirit to be imbued with the same baneful essence that seemed to pervade her physical frame, but a wild offspring of both love and horror that had each parent in it and burned like one and shivered like the other. ना तो ये मोहब्बत रही थी, ना ही ये खौफ रहा था, बल्कि इस वक्त गिवानी मोहब्बत और खौफ के दरमियान के उस जज्बे में उलझा हुआ था. उसे किसी भी एक तरफ जाने की समझ नहीं आ रही थी और उस मोहब्बत और हॉरर के दरमियान से पैदा होने वाला एक नया जो एक खौफ था, एक नई जो फिजिकल फ्रेम था उसने उसको कांपने पे मजबूर कर दिया था. जैसे वो उस पेरेंट की बात कर रहा है लव के लिए और हॉरर के लिए, जैसे ये दोनों अगर पेरेंट्स का काम दें, लव और हॉरर, तो इनसे जो ऑफ स्प्रिंग है, इनसे जो पैदा होने वाली चीज है वो क्या है, वो एक अनसर्टनिटी पैदा होती है, गैर यकीनी की कैफियत का शिकार था. वो उसे समझ नहीं आती थी वो बीट्रस से मोहब्बत करे या बीट्रस से खौफ खाए, क्योंकि दोनों सूरतों में उसे वो चीजें अजीबो गरीब नजर आ रही थी. गिवानी न्यू नॉट व्हाट टू ड्रेड, उसे ये भी नहीं पता था खौफ किस चीज से खाना है, क्योंकि वो तो बहुत ही बेजरर सी लड़की थी. स्टिल लेस डिड ही नो
what to hope, फिर उसे ये भी नहीं पता था कि वो किस उम्मीद पे ये सब देखे. Yet hope and dread kept a continual warfare in his breast. उम्मीद और खौफ ने एक मुसलसल उसके अंदर जंग छेड़ी हुई थी. Alternately vanquishing one another, जिसमें एक दूसरे को मात दे रही थी, and starting up afresh to a new contest, जिसमें एक जंग खत्म होती थी तो दूसरी जंग के लिए दोनों तैयार हो जाते थे. Blessed all simple emotions, be they dark or bright. कहता वो लोग ठीक हैं जिनके इमोशन सिंपल से होते हैं, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो. It is the lurid intermixture of two that produces the illuminating blaze of the infernal regions. जब दो इमोशन आपस में मिल जाते हैं तो ये अच्छी खासी ब्लेसिंग जिंदगी को भी इन्फर्नल बना देते हैं, जहन्नुम बना देते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मोहब्बत हो तो ठीक है, अगर नफरत हो तो भी ठीक है, खौफ हो तो भी एक जज्बा है. लेकिन खौफ, मोहब्बत और गैर यकीनी, ये चीजें जब मिलकर इंटरमिंगल होती हैं, इंटरमिक्सचर होती हैं, तो इंसान किसी भी एक जज्बे की तरफ अपने आप की लीनिंग नहीं रख पाता. Sometimes he endeavored to assuage the fever of his spirit by a rapid walk through the streets of Padua or beyond its gates. His footsteps kept time with the throbbings of his brain, so that the walk was apt to accelerate itself to a race. कभी कभी वो इन सारे ख्याल को, वहमों को अपने जहन से निकालने के लिए पैडवा की स्ट्रीट्स में रन भी किया करता, ताकि वो किसी ना किसी तरह अपने दिमाग को एक्सेलरेट कर सके, बढ़ा सके और उस ख्याल से बाहर निकल आए. One day he found himself arrested. एक दिन उसे किसी ने पकड़ लिया. His arm was seized by a portly personage who had turned back on recognizing the young man and expended much breath in overtaking him. उसने एक दिन वो इसी तरह भागता जा रहा था कि किसी ने उसका बाजू पकड़ा और उसे ओवरटेक कर लिया. Siner Givani, stay my young friend, cried he. Have you forgotten me? That might well be the case if I were as much altered as yourself. क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम तो इस तरह बिहेव कर रहे हो. अगर मैं कहते बदल गया हूं तो फिर भी तुम्हारी तरह नहीं बदला अभी तक. Siner Givani, it was Bagliani whom Givani had avoided. Who was Bagliani? मैम उसके फादर का फ्रेंड है, प्रोफेसर बेगलियोनी. Good. Professor Bagliani is Givani's father's friend and a scientist too, and a professor. Whom Givani had avoided ever since their first meeting. पहली दफा जब उसने उससे मीटिंग की थी, जहां वो उसे मिला था और उसे कई खदशात से आगाह किया था कि जो डॉक्टर एपिक्सिनी ये बहुत खतरनाक बंदा है, लेकिन उसके बाद से गिवानी वापस उसके पास नहीं गया था क्योंकि उसे लगता था कि प्रोफेसर बैग्लियोनी ने जो कुछ भी बताया उसे उस पर यकीन नहीं था. ऐसा नहीं हो सकता. From a doubt that the professor's sagacity would look too deeply into his secrets, क्योंकि उसे शक पड़ गया था कि कहीं प्रोफेसर जितना सजेसिटी का मतलब है अक्लमंद, जितना वो गौर करने वाला और मुशाहिदा करने वाला बंदा है, कहीं उसे गिवानी के वो सीक्रेट पता ना चल जाए जो वो खौफ और मोहब्बत के दरमियानी फीलिंग का शिकार था. Endeavoring to recover himself, he started forth wildly from his inner world into the outer one and spoke like a man in a dream. अचानक वो अपने ख्यालात से बाहर आया और इस तरह बोला जैसे कोई इंसान ख्वाब में बोलता है. Yes, I'm Giovanni Visconti. You are Professor Pietro Bagliani. Let me pass. Not yet, not yet. Siner Giovanni Visconti, said the professor, smiling, but at the same time scrutinizing the youth with an earnest glance. दूसरी तरफ उसने उससे बड़े गौर से देखा कि ये इस तरह उसे अवॉइड क्यों कर रहा है. What did I grow up side by side with your father and shall his son pass me like a stranger? मैंने ऐसा क्या कर दिया और तुम्हारे फादर के साथ कि तुम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हो in these old streets of Padua. Stand still, Siner Givani, for we must have a word or two before we part.
मैं तुम्हें एक या दो बातें बताना चाहता हूँ। Speedily then, most worshipful professor, speedily, said Givani, with feverish impatience, बहुत बेसब्रा होकर और कमजोर होती आवाज में कहा, जो भी बताना है जल्दी बताओ। Does not your worship see that I am in haste? क्या तुम्हारा तजुर्बा ये नहीं बता रहा कि मैं कितनी जल्दी में जा रहा हूँ? Now while he was speaking, there came a man in black along the street, stooping and moving feebly, like a person in inferior health. अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक कमजोर सा इंसान पास से गुजरा जो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस था और वो देखते हुए गिवानी को देखते हुए गुजरा। His face was all overspread with the most sickly and sallow hue. बहुत ही कमजोर सी और पीली पड़ती हुई उसकी रंगत थी और बीमार लग रहा था, but yet so pervaded with an expression of piercing and active intellect that an observer might easily have overlooked the merely physical attributes and have seen only this wonderful energy. वो वैसे कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी नजर में ऐसी इंटेलेक्चुअलिटी और एनर्जी थी और एक्टिवनेस थी जिसको गिवानी इग्नोर किए बगैर नहीं रह सका। As he passed, this person exchanged a cold and distant salutation with Bagliani, but fixed his eyes upon Givani with an intentness that seemed to bring out whatever was within him worthy of notice. पहले तो जैसे वो पास से गुजरा उसने एक बड़ी कोल्ड सी सिचुएशन में सैल्यूट किया। सैल्यूट करने का मतलब है हेलो हाय करना, लेकिन उसकी नजरें गिवानी पे अटकी हुई थी जैसे वो जिसको गिवानी नोटिस किए बगैर नहीं रह सका। Nevertheless, ताहम, there was a peculiar quietness in the look, as if taking merely a speculative, not a human interest in the young man. जो उस वक्त उसकी खास खामोशी थी उसके लहजे में, उससे गिवानी ने बहुत स्पेकुलेटिव बन गया था, बहुत क्या सराहियां की थी, अंदाजे लगा रहा था। It is Dr. Rapixini, whispered the professor, when the stranger has passed. Has he ever seen your face before? क्या इसने पहले तुम्हें कभी देखा? Not that I know, जहां तक मुझे पता है नहीं, answered Givani, starting at the name. एकदम नाम पे चौंक कर उसने कहा। He has seen you. He must have seen you. इसने तुम्हें जरूर देखा होगा, said Bagliani hastily. For some purpose or other, this man of science is making a study of you. ये बंदा तुम्हें स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। I know that look of his. मैं इसकी ये नजर जानता हूँ जिससे ये देख रहा है। It is the same that coldly illuminates his face. ये वही नजर है जब ये किसी को इस कदर सर्द नजर से देखता है तो इसका यही पर्पस होता है। As he bends over a bird, a mouse or a butterfly, which in pursuance of some experiment he has killed by the perfume of a flower, as a look as deep as nature itself, but without nature's warmth of love. ये जिस भी चीज पे नजर डालता है, वो माउस हो, वो बर्ड हो, वो बटरफ्लाई हो, वो उस पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। ये तो किसी फूल से उसकी खुशबू खींच लेता है, उसकी परफ्यूम खींच लेता है, ये तो नेचर से उसका एसेंस निकाल लेता है। लेकिन इसकी जो साइंस है वो इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि नेचर में लव है और इन एक्सपेरिमेंट्स जो है ये लव से खाली है। Sainer Givani, I will stake my life upon it. You are the subject of one of Rapixini's experiments. गिवानी मुझसे लिखवा लो, तुम बहुत जल्द इस रैपिक्सिनी के एक्सपेरिमेंट का शिकार होने वाले हो। Will you make a fool of me? cried Givani passionately. तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? That Sainer professor were an untoward experiment. उसका मेरी तरफ एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है? Patience, replied the imperturbable professor. एकदम घबरा जाने वाले प्रोफेसर ने कहा, थोड़ा पेशेंस रखो। I tell thee, my poor Givani, that Rapixini has a scientific interest in thee. मसला ये है कि Rapixini को तुम्हारे अंदर एक साइंटिफिक इंटरेस्ट नजर आया है। Thou hast fallen into fearful hands.
तुम इन खतरनाक हाथों में गिर चुके हो. And the Sonora Beatrice, what part does she act in this mystery? इस सारे राज में बीट्रस क्या रोल प्ले करती है? But Visconti, finding Baglioni's pertinency intolerable, Baglioni के लिए मजीद बीट्रस के बारे में और डॉक्टर एपिक्सिनी के बारे में कुछ सुनना गुस्ताखाना लगने लगा उसे. He had broke away और फौरन बोला and was gone before the professor could seize his arm. और बल्कि फौरन ही वहां से चला गया इससे पहले कि वो प्रोफेसर उसका बाजू दोबारा पकड़ सकता. He looked after the young man intently and shook his head. उसने अपना सर जोर से हिलाया जिस तरह से हम किसी को निग्लेक्ट करते हुए या उसकी बात को रिजेक्ट करते हुए सर हिलाते हैं. This must not be, said Baglioni to himself. ये नहीं हो सकता. The youth is the son of my old friend. बगलियानी ने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त का बेटा है. And shall not come to any harm from which the arcana of medical science can preserve him. एक आर्केना होता है सोल्यूशन, हल. उसको क्या कहना चाहिए कि तोड़ करना किसी चीज का. वो कहता है कि मैं इस तरह नहीं होने दूंगा. अगर प्रोफेसर बगलियानी, अगर डॉक्टर एपिक्सिनी ने इसको तबाह करने की कोशिश की तो मैं मेडिकल का ऐसा कोई ना कोई जरूर निकाल दूंगा तोड़ जो इसको बचा सकेगा, क्योंकि वो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर है. Besides, it is too insufferable and impertinent in Rapixini thus to snatch the lad out of my own hands. ये मैं इतनी जल्दी उस गुस्ताख रैपिक्सिनी को, इस बच्चे को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा. As I may say and make use of him for his infernal experiments, मैं उसको इसी की जहन्नुमी एक्सपेरिमेंट में गिरा दूंगा. This daughter of his I shall be looked to, उसकी बेटी को भी देख लूंगा. Perchance, most learned Rapixini, I may foil you where you little dream of it. तुम जो तुम्हारे ख्वाब, अगर तुम्हारा ऐसा कोई ख्वाब है भी देखने का तो मैं उसको फॉइल कर दूंगा. फॉइल होता है कॉपी करना, खत्म कर देना. Meanwhile, Giovanni had pursued a circuitous route. Circuitous होता है जो गोल चक्कर जिसको कहते हैं. And at length found himself at the door of his lodging. As he crossed the threshold, जैसे वो अपने घर पहुंचा और अपने घर की दहलीज पार की, he was met by old Lisbetta, who smirked and smiled, and was evidently desirous to attract his attention. Vainly, however, as the ebullition of his feelings had more momentarily subsided into a cold and dull vacuity. उसने जब वो घर पहुंचा तो लिस्बेटा को अपने इंतजार में खड़ा पाया, जो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी. लेकिन कुछ लम्हे उसने गिवानी ने उसकी किसी भी बात का जवाब ना दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके इमोशंस हर किस्म की जो एनर्जी है और एक्टिवनेस है उससे खाली हैं. He turned his eyes full upon the withered face that was puckering itself into a smile. उसने वो बूढ़े चेहरे को देखा जो अपने आप को खुश साबित करने की कोशिश कर रही थी. But seemed to behold it not. और लेकिन इस तरह शो कराया कि उसने उसे नहीं देखा. The old dame, वो बूढ़ी औरत, therefore laid her grasp upon his cloak. उसने उसके क्लॉक को, उसके कपड़ों को पकड़ा. Signer, signer, whispered she, still with a smile over the whole breadth of her visage, so that it looked not unlike a grotesque carving in wood, darkened by the centuries. Listen, signer, there is a private entrance into the garden. इस गार्डन में जाने का एक और रास्ता भी है. What do you say? Exclaimed Giovanni, turning quickly about as if an inanimate thing should start into feverish life. इस तरह गिवानी पीछे मुड़ा उसकी बात सुनकर जैसे किसी बेजान चीज में दोबारा से जान आ गई हो. A private entrance into Dr. Rapixini's garden? Hush, hush, not so loud, whispered Lisbetta, putting her hand over his mouth. Yes, into the worshipful doctor's garden, where you may see all his fine shrubbery,
Many a young man in Padua would give gold to be admitted among those flowers. हाँ, वही गार्डन की बात कर रही हूँ जो यहाँ के पैडवा के कई रहने वाले कई नौजवानों का ख्वाब है, और लोग तो, और वो नौजवान तो इसके बदले सोना चांदी देने को भी तैयार हैं। गिवानी पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इनटू हर हैंड। गिवानी ने उसकी बात का मतलब समझते हुए एक गोल्ड का पीस उसके हाथ में रख दिया। शो मी द वे, सेड ही, अब मुझे रास्ता बताओ कहाँ है। A surmise, probably excited by his conversation with Bagliani, crossed his mind that this interposition of old Lisbetta might perchance to be connected with the intrigue, whatever were its nature, in which the professor seemed to suppose that Dr. Rappaccini was involving him. एक लम्हे के लिए गिवानी के ज़हन में ख्याल आया कि कहीं ये बुरी औरत उसी के साथ तो नहीं मिली हुई, प्रोफेसर बैग्लियानी के साथ, उसी से मुझसे भी इसने रिश्वत ले ली है, जो मुझे सारी बातें प्रोफेसर बैग्लियानी बता रहा था, कहीं ये रैपेक्सिनी या ये बीट्रस के किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। But such a suspicion, though it disturbed Givani, was inadequate to restrain him. लेकिन इस किस्म का शक अभी गिवानी को नहीं रोक सकता था आगे जाने के लिए। The instant he was aware of the possibility of approaching Beatrice, it seemed an absolute necessity of his existence to do so. अभी उसे ये काम बहुत जरूरी लग रहा था वहां जाना। It mattered not whatever she were, angel or demon. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था बीट्रस एंजल है या कोई भूत है। He was irrevocably with her sphere. वो तो उसके हिसार में खोया हुआ था, and must obey the law that whirled him onward. और उस हिसार से निकलना नहीं चाहता था, घूमना चाहता था उसी हिसार में। In ever listening circles toward the result which he did not attempt to foreshadow. वो ये भी नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। And yet, strange to say, there came across him a sudden doubt, एक और शक उसे आया, whether this intense interest of his part were not delusory, क्या उसका ये बीट्रस के साथ इस कदर अटैचमेंट उसे धोखा तो नहीं दे रही, whether it were really of so deep and positive a nature as to justify him now in thrusting himself into an incalculable position, क्या वो इस दिल के हाथों मजबूर होकर अपने आप को किसी इनकैलकुलेबल सिचुएशन में तो नहीं फंसा रहा, whether it were not merely the fantasy of a young man's brain, हो सकता है ये एक क्या ये नौजवान आदमी का ज़हन ही तो नहीं जो उसे इस कदर मुश्किल हालात में धकेलने जा रहा है, only slightly or not at all connected with his heart, जो उसका दिल और दिमाग दोनों मिलकर उसे इस वक्त इस सिचुएशन में धकेल रहे हैं। बस काफी है।